बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति में सियासी भूचाल आने वाला है। सियासी जमीन इस वक्त बिहार की तप रही है, झुलस रही है। इस बिहार की सियासी जमीन पे जो कुछ हो रहा है, उसकी हवा जैसे जैसे दिल्ली की तरफ आ रही है, सर्दी गर्मी में तब्दील हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, बिहार में अ, महात्मा गांधी का वो प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम, उसे आप गा नहीं सकते। बिहार में बीजेपी की सभा में तो आप उसे दोहरा भी नहीं सकते। आपको रोक दिया जाएगा, टोक दिया जाएगा, और फिर ये कहा जाएगा कि हम गांधी की विरासत को आगे ले जा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में गांधी का चश्मा लगा रखा है हमने। दुनिया भर में गांधी के देश के प्रतिनिधि के तौर पर आपको जाना और पहचाना जाए, और देश में गांधी का भजन आपको अप्रिय लगने लगे, ये किस तरह की सियासत हो रही है बिहार में? और खासतौर पर बीजेपी के भीतर अंबेडकर के अपमान का एक तमगा भी बीजेपी पर लगा हुआ है, दूसरी तरफ गांधी का अपमान ये भी अब लग गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका पितृ संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठाकुर, हम जानते हैं कि ये मूलतः गांधी जी को पसंद नहीं करते। गांधी इनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है संविधान, जिसके साथ डॉक्टर अंबेडकर का नाम जुड़ा हुआ है। अब आप कल्पना करके देखिए कि पटना में अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने के लिए कार्यक्रम है और गांधी का भजन सुनने को लोग तैयार नहीं है। भाजपा विरोध करने वालों में कौन है? केंद्रीय मंत्री रह चुके, मोदी के मंत्रिमंडल में उनके साथ ही रह चुके अश्विनी चौबे। वे जय जय श्री राम के नारे लगवाते हैं ताकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी मध्यम पड़ जाए, कम सुनाई दे। बाकायदा विरोध होता है, गायिका को माफी मांगनी पड़ती। क्या बुरा है इस भजन में? ईश्वर अल्लाह को एक बताना, कब से गुनाह हो गया इस देश में। दूसरी बात, मैंने ट्विटर पर सवाल पूछे, फेसबुक पर भी पूछा है इसी मुद्दे पर। मेरे 3 सवाल हैं, बहुत साधारण सवाल। जो भाजपाई रघुपति राघव राजा राम गाए जाने का विरोध कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे जैसे भगवान मानते हैं नरेंद्र मोदी को, वो नरेंद्र मोदी तो राजघाट पर जब जाते हैं 30 जनवरी 2 अक्टूबर को, तब उन्हें यही भजन सुनना पड़ता है। वे बैठकर हाथ जोड़कर सुनते हैं। जब G20 में दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, तब आप राजघाट ले जाते हैं, तब भी यही भजन चलता है या इसकी धुन चलती है? या तो गायिकाएं बैठते हैं शास्त्रीय गायन वाले, या इसकी धुन बजती है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, वहां गांधी जी की प्रतिमा पर जरूर जाते हैं, माला चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, या गांधी जी की मूर्तियों का अनावरण उद्घाटन करते हैं। वहां भी यही भजन भजन चलता है। तो इन भाजपाइयों से सीधा सा सवाल ये है कि अपने नरेंद्र मोदी से तो एक बार पूछ लीजिए, वे रघुपति राघव राजा राम कैसे सुन लेते हैं? जब वे सुन लेते हैं तो तुम्हारे कानों में कौन सा शीशा पिघल रहा है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? दरअसल में ये गांधी की स्मृतियों को इस देश से मिटाना चाहते हैं। गांधी को लेकर इनके मन में एक हीनता ग्रंथि है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास गांधी तो छोड़िए, नेहरू, पटेल, नेताजी सुभाष, मौलाना आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसा एक नाम लेवा नहीं, जिसका नाम लेकर ये कह सकें कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस शामिल था या हिंदू महासभा शामिल था। ले देकर सावरकर हैं, सावरकर भी काला पानी के बाद वाले जो सावरकर हैं, वो बहुत कलुषित उनका चरित्र है। वे माफीनामे वाले सावरकर। इसलिए ये गांधी की हर स्मृति को मिटाना चाहते हैं लोकमानस में से, जनता के दिलो दिमाग में से। इसलिए ऐसी हरकतें हुई। माफ कीजिए। अब आते हैं बिहार की राजनीति पर। आपने साथ में सवाल पूछ लिया था। बिहार में नीतीश कुमार की दुविधा ये है, अगर वे बीजेपी के साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ बने रहते हैं, तो अगले साल जो विधानसभा चुनाव है उसमें उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने तो अपनी तैयारी कर ही ली है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अटल जी का सपना पूरा करना है।
बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार में आज तक बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। अमित शाह कह चुके हैं बीजेपी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। इन सारे घटनाक्रम के बीच, इस सारे घटनाक्रम के बीच में अंबेडकर का मुद्दा आ गया। नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है कि वे अपने वोट बैंक को इस मुद्दे पर नाराज कर सकें कि जो पार्टी, जो नेता अंबेडकर को गाली देते हैं, अंबेडकर के विरोधी हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं, उनके साथ खड़े रहें और विधानसभा चुनाव में भी चले जाएं। तो अपने वोट बैंक को क्या मुंह दिखाएंगे नीतीश कुमार। तो ये बड़ा खतरा नीतीश कुमार के अपने सियासी भविष्य को लेकर मंडरा रहा है। वे इससे कैसे पार पाएंगे, उन्हें जल्दी फैसला करना पड़ेगा, वरना उनकी वही गति होगी जो अब तक बीजेपी का साथ देने वाले तमाम प्रादेशिक दलों की हुई है। जी शाकिर। राकेश जी, जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान आया और बीजेपी के सीएम का चेहरा हो, बीजेपी का सीएम बने, ये एक सरकार का उप मुख्यमंत्री जब कहे और सीएम पे नीतीश कुमार हो, तो क्या ये अपनी ही सरकार को अपदस्थ करने की घोषणा थी कि बस अब मौका आ गया है कि अपदस्थ कर दीजिए इस सरकार को। दूसरी बात, क्या ये बिहार बीजेपी नेताओं को ये नहीं पता है कि दिल्ली की कुर्सी दो ही पायों वाली कुर्सी है, एक पे नीतीश कुमार है, एक पर चंद्रबाबू नायडू। आप बिहार में नीतीश कुमार को हटाने की बात करोगे तो सबसे पहले तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी मिनटों सेकंडों में पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो ये किस तरह की सियासत चल रही है बीजेपी के भीतर? क्या दिल्ली की कुर्सी गिर जाए ये मंजूर है और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, इस पर लड़ाई तेज की जाएगी? ये सौदा तो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। वो बहुत ही कोई राजनीतिक रूप से मूर्ख लोग होंगे जो केंद्र की सरकार के गिरने की कीमत पर बिहार में सरकार बनाना चाहें। लेकिन बीजेपी के जो बिहार के नेता हैं, जो प्रादेशिक नेता हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ है कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना। अभी गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार और उन्होंने मिलकर बनाई हुई। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। अभी सरकार गिराने की कोशिश तो शायद वे नहीं करेंगे, भले ही उसको एक तरह से बगावत का ऐलान मान देना चाहिए, क्योंकि आप जिस मुख्यमंत्री के मातहत आप उप मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपनी पार्टी, दूसरी पार्टी का मुखिया है। आप कह रहे हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये बगावत तो है ही। लेकिन सरकार गिराने की नौबत नहीं आनी, क्योंकि चुनाव होने के थोड़े दिन पहले तक की सरकार चलाए रखना जरूरी है। अब इसका दूसरा उपाय ये हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस लागू कर दिया जाए। बिहार में ऑपरेशन लोटस चलाकर नीतीश कुमार के और जो एक दो छोटे मोटे सहयोगी हैं, चिराग पासवान जैसे और या जीतन राम मांझी जैसे, उनके विधायकों को तोड़कर पूर्ण बहुमत हासिल कर दिया जाए, नीतीश कुमार ठन गोपाल रह जाए। वैसी नौबत आए इससे पहले नीतीश कुमार को निर्णय लेना पड़ेगा। और जो कवायद चल रही है, जिस तरह एनडीए की बैठकों में नीतीश कुमार नहीं जा रहे, जिस तरह उनके बाकी सहयोगी बातचीत कर रहे, लालू यादव, तेजस्वी यादव या राजद के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है, अभी सब कुछ पर्दे के पीछे, अभी सब कयासबाजी है, हम और आप कयास लगे। लेकिन अगर ऊंट इस करवट बैठा कि एक बार फिर नीतीश कुमार उधर चले जाएं, और नीतीश कुमार के लिए तो कोई बहुत बड़ी और कठिन चीज नहीं है। ठीक। वे तो इस देश में सबसे ज्यादा अभ्यस्त हैं पलटी मारने के। यद्यपि सबसे बड़े अभ्यस्त तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार दूसरे नंबर पर। मोदी जी अपनी कथनी और करनी में इतनी बार गुलटैयां खाते हैं, इतनी गुलाटी मारते हैं कि उन्हें खुद याद नहीं रहता कि थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कहा था और अब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी कोई बहुत कठिन काम नहीं है। वे किसी भी दिन ये कह दें कि लालू यादव मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, या मेरे मित्र हैं, तेजस्वी यादव मेरा भतीजा है, मुख्यमंत्री बना देंगे फिर से। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। इससे निपटने की तैयारी चल रही। आपने शुरू में राजनाथ ठीक। सिंह और उनकी बात भी कही थी, उस पर जी भी बात जी कर लेते हैं, मैं भूल रहा था जी। उस बात को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उसी तरह की खेमेबाजी चल रही, जैसी कांग्रेस में हुआ करती थी। कांग्रेस तो चूंकि 100 साल पुरानी पार्टी है, तो उसमें ज्यादा गुटबाजी है, पर बीजेपी भी अब लगभग उस राह पर चल रही। बीजेपी का कांग्रेसीकरण होता जा रहा। राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, ये सब लोग भविष्य के भविष्य की कल्पना के प्रधानमंत्री अमित शाह की राह पर रोड़ा। ये सब लोग चाहते हैं
कि अमित शाह का कोई और विकल्प हम में से खड़ा हो जाए। अमित शाह नहीं चाहते कि उनका कोई और विकल्प खड़ा हो। हु इज आफ्टर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी के बाद वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर सिर्फ एक रहे, अमित शाह। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो कई विकल्प उसके मौजूद हैं, तो उत्तर में 1 2 3 4 5 कई नाम होते हैं। राजनाथ सिंह भी उसी श्रेणी के हैं जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, ऐसा उन्हें लगता है। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2 बार, लोकसभा चुनाव के बाद वे भी सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री बन जाए, पर उससे पहले ही मोदी जी ने अपने आप को गोवा में घोषित करा दिया था पीएम कैंडिडेचर अपना। अब तस्वीरों में अमित शाह या पोस्टर में, बैनर में, बैकड्रॉप में अमित शाह की फोटो नहीं। ये सब चीज सोची समझी गई। एक तरफ कोई कवि, तथाकथित कवि योगी आदित्यनाथ को कल का प्रधानमंत्री घोषित किए दे रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह दावेदार है। वो इस सब में सब अपनी अपनी गोटियां चल रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि अमित शाह और राजनाथ सिंह की लड़ाई में, अमित शाह योगी आदित्यनाथ की लड़ाई में राजनाथ सिंह बन जाए, दिल्लियों की लड़ाई में बंदर ही रोटी उठा ले जाए। ये कवायद तेज होगी, यद्यपि ये सब अभी बहुत जल्दी है। तुरंत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं है, भले भी अगले साल 75 के हो जाएंगे। अपने ही बनाए नियम का कोई अपवाद ढूंढ लेंगे कि नहीं उन्होंने तो अवतार लिया है प्रधानमंत्री रहने के लिए, इसलिए वे नहीं रिटायर होंगे। बाकी कोई भी व्यक्ति 75 का होगा तो रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये लड़ाई अभी बढ़ेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी बोलते हिंदुस्तान को समय देने के लिए। तो बिहार से यूपी तक बीजेपी की सियासत गरमा रही और बीजेपी के भीतर की सियासत ज्यादा गरमा रही है। नजर बनी रहेगी, हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े रहें, तमाम चर्चा एनालिसिस हम लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राकेश जी।